हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी का यूनिट फर्स्ट, जिसमें एक टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टॉपिक हमारे सेमेस्टर एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये टॉपिक शॉर्ट या लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आप लोगों ने कई क्लासों में पढ़े भी होंगे और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस ऑर्गेनल इज फाउंड ऑन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ बताया गया है कि जो ये ऑर्गेनल होता है वो केवल बस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन डिटेल बाय के.आर. पोर्टर इन 1945। अंदर पृथ्वी जालिका के बारे में विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम के.आर. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने 1945 ईस्वी में किया था। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उपापचयी रूप से सक्रिय होता है। वो सक्रिय ऑर्गन होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिव होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उपापचयी सक्रिय कोशिकांग होता है, ऑर्गेनल होता है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ बताया गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मेनली रूप से 3 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट है सिस्टर्नी, सेकेंड है वेसिकल्स, थर्ड है ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टर्नी क्या होता है। सिस्टर्नी दीज आर लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच्ड planar lamella whose diameter can be up to 30 to 50 नैनोमीटर। यहाँ बताया गया कि जो सिस्टर्नी होती है वो लंबी, चपटी, अशाखित समांतर पट्टिकाएं जिनका व्यास डायमीटर 30 से 50 नैनोमीटर होता है। सिस्टर्नी जो लंबी होती है, चपटी होती है, समांतर होती है, पट्टिकाएं होती है, अनब्रांच्ड होती है, उनका जो डायामीटर होता है वो 30 से 50 नैनोमीटर तक का होता है। अब हम सेकेंड देखेंगे। सेकेंड वेसिकल, दीज आर फाउंड सेक्टर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड देयर शेप इज राउंड और ओवल whose diameter can be up to 25 to 500 नैनोमीटर। यहाँ बताया गया है सेकेंड में जो वेसिकल है, ये बताया गया है कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव में बिखरा हुआ पाया जाता है। ये कोशिका द्रव में वेसिकल बिखरा हुआ पाया जाता है। इनका आकार राउंड, गोला या अंडाकार होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो 25 से 500 नैनोमीटर तक का होता है। अब हम देखेंगे थर्ड ट्यूब्यूल्स। दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच आर मोस्टली फाउंड इन ब्रांच फ्रॉम। जो नलिकाएं, जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, जो अधिकतर ब्रांच शाखित होती हैं, शाखित अवस्था में प्रेजेंट होती हैं।
देयर डायमीटर कैन बी अप टू 550 टू 100 नैनोमीटर, और इसका डायमीटर जो होता है वो 50 से 100 नैनोमीटर तक का होता है। ट्यूब्यूल में बताया गया है कि जो नलिकाएं होती है वो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर में नलिकाकार संरचनाएं में अवस्था में पाई जाती हैं, और इसमें मोस्ट फाउंड ब्रांच, इसमें बहुत सारे ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, और इसका डायमीटर जो होता है वो 50 से 100 नैनोमीटर तक का होता है। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। आप लोग देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फर्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स सरफेस इज स्मूथ बिकॉज राइबोसोम आर नॉट फाउंड ऑन इट। ये यहाँ बताया गया कि इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है, वो चिकना होता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि राइबोसोम आर नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। या कहा गया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, एंड क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड मोर इन सेल्स सिक्रीटिंग स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। यहाँ बताया गया है कि यह स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावण जिन कोशिकाओं से होता है वहां अधिक मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। यहाँ बताया गया है कि जहां से कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन, इन सब स्टेरॉयड का स्रावण, इन सब का स्रावण जिन कोशिकाओं से होता है वहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। Apart from this, its number is also more in cell metabolizing carbohydrates and cell producing pigment। यहाँ बताया गया है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पचाने वाली कोशिकाओं में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, एंड सेल प्रोड्यूसिंग पिगमेंट और वर्णकों का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने वाली कोशिकाओं में और जो पिगमेंट का उत्पादन करती है, वर्णकों का उत्पादन करती है, उन सभी कोशिकाओं में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है। अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर डायग्राम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम होता है इसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिससे इसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये चिकनी होती है। इसका जो सरफेस होता है वो खुरदुरा नहीं होता है। जब इसमें राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होंगे तो इनका सरफेस खुरदरा कैसे हो सकता है, इसीलिए इनका सरफेस जो होता है खुरदरा नहीं होता है, चिकना होता है। यहाँ पर वसा का निर्माण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हम देखेंगे सेकेंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर सरफेस बिकम रफ ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ राइबोसोम ऑन देयर इंटरी सरफेस। यहाँ बताया गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह होती है वह खुरदुरी होती है, क्योंकि इसके पूरे सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसके कारण ये इसकी जो सतह होती है वो खुरदुरी हो जाती है। राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह जो होती है वो खुरदुरी हो जाती है, और राइबोसोम
से प्रोटीन का निर्माण होता है। दे आर फाउंड इन सेल दैट एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन्स। अभी हमने आप लोगों को बताया कि राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यहाँ यही बताया कि यह सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है, सेल में पाई जाती है, जहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और राइबोसोम से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ बताया गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसकी सतह जो खुरदुरी होती है, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसकी पूरी सतह पर, और ये जहाँ से प्रोटीन संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जहाँ से प्रोटीन का संश्लेषण होता है वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे फिगर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप लोग देख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सतह पर राइबोसोम छोटे छोटे प्रेजेंट है, जिसके कारण इसकी सतह खुरदुरी हो जाएगी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह हो जाएगी वो पूरी खुरदुरी हो जाएगी, क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट है छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में, और इन्हीं सब छोटे छोटे राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, जिसमें छोटे छोटे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू कोलाइडल प्रोटोप्लाज्म। यहाँ बताया गया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कोलाइडल जीवद्रव्य को आंतरिक सहारा या सहायता प्रदान करता है। जो कोलाइडल जीवद्रव्य होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको आंतरिक सहारा प्रदान करता है, सपोर्ट करता है। अब हम सेकंड देखेंगे मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर मेम्ब्रेन ड्यू टू विच दे पार्टिकल्स इन मेनी सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ बताया गया है कि इसकी सतह पर विभिन्न अनेक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इनके मेम्ब्रेन पर इनकी सतह पर विभिन्न या अनेक प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये अनेक सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि इसकी सतह पर, इसकी मेम्ब्रेन पर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं अनेक प्रकार के, जिसके कारण ये सिंथेसिस और मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे थर्ड, दे इंक्रीज द एरिया फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। थर्ड में बताया गया है कि यहाँ कहने का अर्थ है कि जो एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके क्षेत्र पर उसके स्थान को बढ़ा देता है, जिससे एंजाइमेटिक रिएक्शन अधिक मात्रा में हो। अब हम देखेंगे फोर्थ, आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन दे फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वलप। फोर्थ में बताया गया है कि ये केंद्र की विभाजन, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद ये केंद्रक न्यूक्लियस केंद्रक इन्वलप का फॉर्मेशन करता है। यहाँ बताया गया कि यह केंद्र की विभाजन के बाद, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद केंद्र की आवरण, न्यूक्लियस आवरण इन्वलप का निर्माण करता है। न्यूक्लियस इन्वलप का निर्माण करता है, न्यूक्लियस आवरण का निर्माण करता है न्यूक्लियस डिवीजन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम 5 देखेंगे, दे स्टोर सिंथेटिक सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज लाइक ग्लाइकोजन। यहाँ बताया गया है 5 में कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ग्लाइकोजन जैसे संश्लेषित सिंथेटिक सब्सटेंस का स्टोरेज होता है, स्टोर करता है। ग्लाइकोजन सिंथेसिस सब्सटेंस का स्टोर करता है।
यहाँ कहने का अर्थ है जो ग्लाइकोजन होता है वो संश्लेषी पदार्थों का संचयन करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस सब्सटेंस का। अब देखेंगे 6, इट फॉर्म्स द इंट्रासेल्यूलर ट्रांसफर सिस्टम। यह कहने का अर्थ है 6 में कि इंट्रासेल्यूलर ट्रांसफर सिस्टम का तंत्र बनाती है, सिस्टम बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे 7, इट फॉर्म्स लाइसोसोम एंड गोल्जी बॉडी। 7 में बताया गया है कि यह लयनकाय एवं गोल्जी काय का निर्माण करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लाइसोसोम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानकारी प्राप्त की। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसकी खोज किसने की थी। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतःप्रद्रवी जालिका का, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर डायग्राम, टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग इस फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या क्या होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको जल्दी अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और बने रहिए अगर आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करनी है एंड आपको जल्दी अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।